जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी का सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज हो गया फ्रेंड्स 28 जून। 28 जून के बारे में देख लेते हैं कि आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। देन हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स 28 जून को हर साल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक दिवस, कौन सा, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक दिवस और राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के दिन हम दो इम्पोर्टेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक दिवस और राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के रूप में आज के दिन को हम मनाते हैं। ये तो देख लिया हमने 28 जून के बारे में कि आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं अर्थात मनाते हैं। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 तक की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, क्लास 6 से 10 तक की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई। जी हाँ, हम आगे क्लास 11th में, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट ही आप समझ लिए, ये भी हो गया है। तो आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जिस भी टॉपिक में आपको जो भी डाउट है आप जा करके प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते। क्यों? क्योंकि हर टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतनी डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्लीज़ फ्रेंड्स अपना फीडबैक अवश्य दिया करिए, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ बातें कर ली हमने अपने सीरीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको हमेशा पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ने रहे। ये दो चीज़ों का अगर आपको दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो इट मीन जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके काम की है, वरना नहीं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे वस्त्रों को अंतिम रूप देना। इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, बट इसको करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रखा है एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिवीजन कितना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था सामान्य व सूती कपड़ों पर लगे दाग धब्बे हटाने की विधि, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे देखे थे। जैसे आप देखिए, चिंगम का दाग हो गया, चॉकलेट का दाग हो गया, रक्त यानी ब्लड का, अंडे का दाग, मतलब बहुत सारे दाग धब्बे हमने देखे थे और उनको हम किस प्रकार अपने कपड़ों से हटा सकते हैं, इन सारे मेथड्स के बारे में भी हमने चर्चा की थी, जो कि बहुत। तो विभिन्न प्रकार के दाग धब्बों के बारे में हमने देखा था और उनको हटाने की विधियाँ देखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वस्त्रों पर लगी गंदगी हटाना, सफाई की प्रक्रिया, इस पर भी हमने चर्चा की थी कि गंदगी कितने प्रकार की है। दो प्रकार की होती, पहली गंदगी और दूसरी गंदगी। पानी के बारे में भी हमने जाना था। साथ ही साथ साबुन तथा डिटर्जेंट के बीच हमने अंतर भी देखे थे कि साबुन एवं डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है। कुछ क्वेश्चंस भी आपको हमने एज अ होमवर्क के रूप में दिया था। आई होप आपने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया होगा। और तो चलते हैं, ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो वस्त्रों को अंतिम रूप देना। वस्त्रों को अधिक कड़ा और चमकदार बनाने के लिए कुछ अन्य अभिकर्मक प्रयुक्त किए जाते हैं, जो निम्नलिखित। नंबर 1, नील लगाना। कपड़ों का पीलापन दूर करने तथा उसे चमकदार बनाने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। नील तरल व पाउडर दोनों प्रकार का होता है। पाउडर वाले नील को कम पानी में मिलाकर उसका पेस्ट बनाया जाता है तथा फिर उसे अधिक पानी में मिलाया जाता है। इस नील के घोल का तत्काल प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि घोल बनाकर रख देने से नील पानी के तल में जमा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कपड़ों पर धब्बे पड़ जाते हैं। पाउडर वाले नील की अपेक्षा तरल नील का प्रयोग आसान तथा सहज होता है। कपड़ों पर नील का प्रयोग करते समय आवश्यक है कि कपड़े पूर्णतः गीले होने चाहिए और उन पर निचोड़ने के कारण उत्पन्न सिलवटें नहीं होनी चाहिए, यानी कि सिकुड़न नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप कपड़ों पर नील लगा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
चमक पैदा करने वाले अभिकर्मक का प्रयोग करना। देखते हैं किन अभिकर्मकों से यानी कि कौन से ऐसे एजेंट से कपड़े की धुलाई की प्रक्रिया में जिनको लगाने से चमक पैदा होती कपड़ों में। तो इसमें निम्न ग्रेड के रंजक प्रयुक्त होते हैं। ये कम तरंग दैर्घ्य पर प्रकाश को समाहित करते हैं तथा अधिक तरंग दैर्घ्य पर प्रकाश निस्तावित करते हैं। ये कपड़ों को और अधिक चमकदार बना देते हैं, जिससे पीलापन तथा मटमैलापन दोनों दूर हो जाता है। चमक वाले अभिकर्मकों को श्वेतकर्ता भी कहा जाता है। इनका प्रयोग रंगीन प्रिंटेड वस्त्रों पर भी किया जाता है। अब देखते हैं कड़ा करने वाले अभिकर्मकों का उपयोग करना। कपड़ों को कड़ा करने वाले अभिकर्मक प्राकृतिक रूप से पौधों तथा पशुओं से प्राप्त होते हैं। वस्त्रों को कड़ा बनाने वाले सामान्य अभिकर्मक निम्नलिखित है। नंबर 1 है स्टार्च या मैदा, चावल, अरारोट, टोपियोका यानी कि कसावा इत्यादि से प्राप्त होता है या पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है तथा उपयोग में लाने से पूर्व पकाना पड़ता है। इसका प्रयोग केवल सूती और लिनन के वस्त्रों पर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो ये स्टार्च बनता है मैदा, चावल, अरारोट और कसावा से, तो इनका प्रयोग किस पे किया जाता है? इनका प्रयोग केवल सूती और लिनन के वस्त्रों पर किया जाता है। मोटे सूती वस्त्र पर स्टार्च हल्का लगाया जाता है, जबकि पतले वस्त्र पर अधिक स्टार्च लगाया जाता है। बाजार में बिकने वाले स्टार्च का प्रयोग आसानी से किया जाता है, क्योंकि इन्हें तैयार करने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता नहीं होती। कपड़ों में स्टार्च लगाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि स्टार्च सही मात्रा में मिलाया जाए तथा कपड़ा पूर्णतः गीला हो, लेकिन पानी में नहीं टपकना चाहिए। गहरे रंग के सूती वस्त्रों पर स्टार्च लगाते समय कम मात्रा में नील या चाय के घोल को स्टार्च के घोल में मिलाना चाहिए। इससे कपड़े पर सफ़ेद धब्बे नहीं पड़ते। दूसरा है बबूल का गोंद। ये तो हमने स्टार्च देख लिया। बबूल का गोंद यानी कि गम एकेसिया, यह प्राकृतिक रूप से बबूल की दानेदार गांठों में उपलब्ध होता है। कपड़ों को कड़ा करने हेतु इसका घोल बनाने के लिए इसे रात भर पानी में भिगो दिया जाता है तथा उसे सुबह छान लिया जाता है। इससे केवल वस्त्रों में हल्का कड़ापन आता है। किससे? बबूल की गोंद से। बबूल के गोंद का प्रयोग रेशमी वस्त्रों, अत्यधिक महीन सूती वस्त्रों, रेयॉन तथा रेशमी एवं सूती दोनों के मिश्रण वाले वस्त्रों में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जिलेटिन है। तो जिलेटिन बनाने और प्रयोग करने में आसान है, किंतु घर में बनाए जाने वाले स्टार्च की तुलना में यह महंगी होती है। चौथा है बोरेक्स। इसका प्रयोग स्टार्च के साथ किया जाता है। बोरेक्स लगे कपड़ों पर इस्त्री करने पर यह पिघल जाता है तथा वस्त्र पर एक पतली सी परत बन जाती है। इसके प्रयोग से कपड़ा नमी के मौसम में भी कड़ा रहता है। तो ये तो हमने देख लिए कुछ पॉइंट्स किसके लिए, कपड़े कड़ा करने वाले अभिकर्मक जो होते हैं हम उनका प्रयोग करते हैं, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स देखिए। आई होप ये सारे ही आपके पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं सुखाना। कपड़ों को सुखाने की विधि देख लेते हैं। तो कपड़ों को सुखाने का सबसे सही तरीका उन्हें उल्टा करके धूप में सुखाना है। कभी भी सीधे कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। धूप कपड़ों को सुखाने के साथ साथ एंटीसेप्टिक का कार्य भी करता है। ध्यान दीजिएगा, धूप कपड़ों को सुखाने के साथ साथ एंटीसेप्टिक का कार्य भी करती है। रेशमी व ऊनी वस्त्र जैसे नाजुक कपड़ों को अत्यधिक समय तक धूप में नहीं लटकाना चाहिए, क्योंकि तेज धूप से इन वस्त्रों को हानि होती है। संश्लेषित वस्त्रों को घर के अंदर सुखाना चाहिए, क्योंकि धूप में अधिक समय तक सुखाने पर इन वस्त्रों की सफ़ेदी चली जाती है तथा ये पीले पड़ जाते हैं। अब देख लेते हैं वस्त्रों पर इस्त्री अर्थात प्रेस करना। कपड़ों के सिलवटों को दूर करने के लिए कपड़ों पर इस्त्री अर्थात आयरन करना अनिवार्य है। इस्त्री करने के लिए तापमान, नमी तथा दबाव की आवश्यकता होती है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। नंबर 1 है तापमान अर्थात टेम्परेचर। वस्त्रों पर इस्त्री करने के लिए कोयला और विद्युत दोनों प्रकार की इस्त्री का प्रयोग किया जाता है। कोयला की जो यानी कि जो कोयले से जो हम आयरन करते हैं उसकी अपेक्षाकृत इस्त्री क्या होती है? ध्यान, कोयले की इस्त्री अपेक्षाकृत सस्ती होती है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी होती हैं। जैसे इस इस्त्री के तापमान
को नियंत्रित नहीं किया जा सकता तथा कोयले के प्रयोग से कपड़ों में दाग लगने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ विशिष्ट प्रकार के रेशों की विभिन्न तापीय विशेषता होती है तथा उन पर विभिन्न तापमानों के अनुसार इस्त्री करना आवश्यक है। इसलिए इन वस्त्रों पर विद्युत इस्त्री की जानी चाहिए क्योंकि इस इस्त्री के तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है नमी अर्थात मॉइस्चर। इस्त्री के लिए नमी की भी आवश्यकता होती है। कपड़ों को अच्छी तरह धोने के बाद और पूरी तरह सूखने से पहले इस्त्री करने से कपड़ों में अतिरिक्त नमी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कपड़ों में नमी स्वतः मौजूद रहती है। कपड़े यदि पूरी तरह सूख गए हों तो कपड़ों पर पानी का छिड़काव करके उसे तौलिए में लपेटकर कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए जिससे पानी पूरे कपड़े में अच्छी तरह से समान रूप से फैल जाए। पानी का छिड़काव कपड़ों पर स्प्रे करने वाली बोतल से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है दबाव अर्थात प्रेशर। इस्त्री के लिए दबाव की भी आवश्यकता होती है। दबाव का अर्थ गर्म इस्त्री को वस्त्र पर एक स्थान पर रखना और फिर उसे उठाकर वस्त्र को उल्टा करके दूसरे स्थान पर रखना। सामान्यतया इस्त्री लंबाई की दिशा में की जाती है, इसीलिए जहां इस्त्री करने से कपड़े आकार में ढीले पड़ जाते हैं या खिंच सकते हैं वहां इस्त्री दबाकर करनी चाहिए। जैसे लेस तथा तुरपाई किए गए मोड़, जेब तथा चुन्नटों को सेट करने के लिए दबाने की विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके लिए, वस्त्रों पर इस्त्री करने यानी कि जो हम कपड़े को आयरन करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसके बारे में। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ड्राई क्लीनिंग। एक जल रहित तरल माध्यम में वस्त्रों की सफाई को ड्राई क्लीनिंग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा ड्राई क्लीनिंग क्या है, तो एक जल रहित यानी कि इसमें पानी का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए देखिए लिखा ही है जल रहित, बिना पानी के जो है जिसकी सफाई की जाती है उसी को हम ड्राई क्लीनिंग कहते हैं। नाजुक वस्त्रों की सफाई के लिए ड्राई क्लीनिंग एक सुरक्षित विधि है। ड्राई क्लीनिंग में सामान्य रूप से परक्लोरो, ध्यान दीजिएगा, परक्लोरो एथिलीन पेट्रोलियम विलायक या फ्लोरोकार्बन विलायक का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। किसका, परक्लोरो एथिलीन पेट्रोलियम विलायक या फ्लोरोकार्बन विलायक का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। किसमें, ड्राई क्लीनिंग में। ड्राई क्लीनिंग का प्रयोग सामान्यतः औद्योगिक संस्थानों में किया जाता है। कई ड्राई क्लीनरों द्वारा अतिरिक्त सुविधा भी दी जाती है जैसे बटन को बदलना, छोटी मोटी मरम्मत करना, आकार को बदलना। तो ये तो हमने देख लिया ड्राई क्लीनिंग के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वस्त्र उत्पादों का भंडारण। भारत में मौसम संबंधी असमानताएं पाई जाती है तथा कपड़े सभी मौसम के अनुरूप होने आवश्यक होते हैं। विशिष्ट मौसम विशिष्ट कपड़ों की आवश्यकता होती है, इसीलिए उन कपड़ों को संभाल कर रखना भी आवश्यक है। उन्हीं कपड़ों को रखने से पहले उन्हें भली भांति ब्रश करना तथा ड्राई क्लीन कराना आवश्यक है जिससे कपड़ों में लगे सभी दाग धब्बे साफ हो जाएं। कपड़ों की जेबों तथा बाजू को उल्टा करके झाड़ कर रखना चाहिए, यानी कि जो कपड़े होते हैं उनके जो जेब होते हैं उनको उल्टा करके और झाड़ कर रखना चाहिए। अलमारियों या ट्रकों में उन्हें खुला खुला रखना चाहिए, यानी कि अलमारी और जो ट्रंक होते हैं उनमें उसे खुला खुला रखना आवश्यक है क्योंकि अत्यधिक दबाव रखने पर वस्त्रों पर सिलवटों के निशान पड़ जाते हैं जो अस्थायी होते हैं। कपड़ों को रखने वाला स्थान साफ सुथरा और कीटाणु मुक्त होना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के कपड़े की भिन्न भिन्न प्रकार से देखभाल की आवश्यकता होती है। तो ये तो हमने देख लिया कपड़ों का रख रखाव। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है कपड़ों का पीलापन दूर करने तथा उसे चमकदार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 2 चमक वाले कपड़े को क्या कहा जाता है, यानी कि जिन कपड़ों में चमक होती है वो कपड़े कौन से होते, किस प्रकार के होते हैं, अर्थात चमक वाले कपड़े को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन 3 मोटे सूती वस्त्रों पर कैसा स्टार्च लगाया जाता है। क्वेश्चन 4 कहता है कपड़ों की सिलवटों को दूर करने के लिए क्या करना अनिवार्य है, यानी कि कपड़ों में अगर सिकुड़ा ना आ गए तो उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। और क्वेश्चन 5 कहता है नाजुक वस्त्रों की सफाई के लिए कौन सी विधि सुरक्षित है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बार बार कहती हूँ जब भी आप क्लास देखते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले आप वीडियो देखिए, टॉपिक पढ़िए, देन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो क्वेश्चन आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं जितना अच्छा एनालिसिस आप अपना खुद कर सकते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करिएगा और अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए या फिर कितने नहीं हुए। जो भी है आप कमेंट करके फीडबैक अपना दे सकते हैं।
और अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको अपना हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करा सकती हूँ। बट कमेंट करके बताइए, पहले फर्स्ट ट्राई कीजिए, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख के नहीं देती हूँ। नहीं तो मेरे पास तो मेरी खुद की बनी हुई हैंड रिटन नोट्स है, मुझे क्या करना वो भी मैं आपको पढ़ा दूँ जिससे बुक पढ़ाती हूँ। बट नहीं फ्रेंड्स, पहले जो है आप क्वेश्चन का आंसर खुद सॉल्व करने का प्रयास करिए। देन अगर नहीं होता तो फिर मैं हूँ ही, आप एक कमेंट करिए, आपको हर क्वेश्चन के आंसर इजीली प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे हम वस्त्रों की देखभाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा फीडबैक दे करके अवश्य जाइए, क्योंकि यह मैंने बार बार बोला है, आपका हर फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। धन्यवाद।